हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। आपका स्वागत है एलकेजी क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश और गुप्त वंश। कुषाण वंश और गुप्त वंश हम पढ़ने वाले हैं। तो हम चलते हैं कुषाण वंश। और इसके पहले हमने जो वाकाटक वंश, चेदी वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, वो सारे वंश पूरे कर लिए थे। वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। उसके पहले की हिस्ट्री हमने पूरी कर ली थी। आज हम चलाएंगे कुषाण वंश। ठीक है, तो कुषाण वंश में चलते हैं। कुषाण वंश, कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। कुषाणों को क्या कहा जाता है? यूची या तोचेरियन। यूची या तोचेरियन भी कुषाणों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुषाण चीन के पश्चिमोत्तर प्रदेश में निवास करने वाली यूची जाति थी। ये यूची जाति के कुषाण थे जो पश्चिमोत्तर में, जो चीन के पश्चिमोत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जाति थी। और ये यूची कबीले से थी। किस कबीले से थी? ये यूची कबीले से थी। और इन्होंने यूची कबीलों में जो कई सुआंग जिन्हें अपन कुषाण कहते हैं, वो जो ये कबीला सर्वाधिक शक्तिशाली था। यह कबीला क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली था। ये कुषाण, जिसे हम कुषाण कहते हैं, ये सर्वाधिक शक्तिशाली कबीला था वहाँ का। जिसे हम कुषाण कहते हैं, ये सर्वाधिक शक्तिशाली कबीला था वहाँ का। इसे सुआंग वहाँ पे कबीला कहा जाता था। और इसमें जो इस कबीले के जो सरदार थे, सरदार कौन था इस कबीले का? सरदार था इस कबीले का कुजुल खड़फिशेस। कौन था इस कबीले का सरदार? कुजुल खड़फिशेस इस कबीले का सरदार था। तो इस कबीले के सरदार ने अब ये सोचा कि यहाँ पे जो इन्होंने जो सर्वाधिक प्रदेश जीते थे, इन्होंने इन कबीलों को सर्वाधिक बार जीता था। तो ये एक मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली कबीला था। तो अब इनकी भाई चीन में पार नहीं पड़ रही थी। चीन में ये सोच लिए कि यहाँ तो बहुत सारा जीत लिए, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये बाहर निकल के कहाँ आए? ये इन्होंने बाहर एक काबुल व कांधार में आए। काबुल व कांधार में ये आए। काबुल और कश्मीर, कंधार, ऐसी जगह ये आई। यहाँ इन्होंने हरमोयस को हराया। किसको हराया? हरमोयस को हराकर ये फिर यहाँ पर इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की। किसने की कुषाण वंश की स्थापना? कुजुल खड़फिशेस ने। किसने की कुषाण वंश की स्थापना? कुजुल खड़फिशेस ने। ये क्या था? सुआंग वंश के कबीले का सरदार। कौन था ये? सुआंग वंश के कबीले का सरदार था ये। कुजुल खड़फिशेस है ना, जो ये सुआंग वंश के कबीले का सरदार था। ये तो इसकी मोटी मोटी कहानी हो गई। अब पढ़ते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया। तो अभी ये भारत आ गए और इन्होंने जो कुषाण वंश की नींव इन्होंने डाल दी। कुषाण वंश की नींव इन्होंने डाल दी। तो कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। तो कुषाणों को यूची या तोचेरियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पश्चिमोत्तर प्रदेश में चीन में निवास करते थे। चीन में इनकी जाति यूची जाति थी। और ये जो सुआंग वाला कबीला था, वो सर्वाधिक शक्तिशाली कबीला था। इन्होंने वहाँ पर सारे कबीलों को जीत लिया था। और फिर ये वहाँ पे काबुल व गंधार को या कश्मीर को जीत लिए थे हरमोयस को हराकर। किसको हराया थे इन्होंने? हरमोयस को। ठीक है, हरमोयस को ये हरा दिए थे। और काबुल व कश्मीर इन्होंने जीत लिया था। ठीक है। यूची कबीला कई भागों में बट गया। अब वहाँ पे जब ये आ गए तो ये यूची कबीला है जो कई भागों में बट गया, टूट गया। वहाँ पे जो इन्होंने जब वहाँ पे फूट पटक दी या लड़ाई इन्होंने कर दी तो कबीला टूट गया। तो कई भागों में बट गया। तो वो भारत पर शासन करने आ गए। फिर वहाँ से इन्होंने भारत पर शासन कर लिया। भारत पर शासन कैसे किया? हरमोयस को हराया। हरमोयस को हराकर उन्होंने भारत पर शासन करना चालू कर दिया और कुषाण वंश की स्थापना कर दी। अब कुजुल खड़फिशेस 15 ईस्वी में भारत आया। 15 ईस्वी से इन्होंने 65 ईस्वी तक कुजुल खड़फिशेस का शासन रहा। कुजुल खड़फिशेस ने हरमोयस को हराकर काबुल और कश्मीर पर अपने राज्य की स्थापना की। और इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। तो ये कई बार पूछता है कि केवल तांबे के सिक्के किसने जारी किए? तो कुजुल खड़फिशेस ने। किसने जारी किए तांबे के सिक्के? केवल कुजुल खड़फिशेस ने। ये आपको याद रखना है।
कुजुल खडपिसस के बाद खडपिसस द्वितीय या भीम खडपिसस उत्तराधिकारी बना। कुजुल खडपिसस के बाद खडपिसस द्वितीय कुजुल या भीम खडपिसस ही शासक बना। भीम खडपिसस या कुजुल खडपिसस द्वितीय, ये भी आपको कई बार इसमें पूछा गया है कि खडपिसस द्वितीय भीम खडपिसस द्वितीय, ठीक है। तो उसके बाद खडपिसस द्वितीय भीम खडपिसस उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी बनने के बाद भीम खडपिसस ये 65 ईस्वी से 75 ईस्वी 10 साल तक इसका शासन रहा। 65 ईस्वी 65 ईस्वी से 75 ईस्वी भीम खडपिसस ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी करवाए। सोने एवं तांबे के सिक्के इन्होंने जारी करवाए। और जो कुजुल खडपिसस था उसने केवल तांबे के सिक्के जारी करवाए। तो केवल तांबे के सिक्के किसने जारी करवाए? कुजुल खडपिसस ने। और सोने एवं तांबे के सिक्के किसने जारी कराए? खडपिसस द्वितीय या भीम खडपिसस ने, ठीक है। इसने अपने सिक्कों पर महाराज, राजाधिराज, महेश्वर तथा सर्वलोकेश्वर की उपाधियाँ भी अंकित करवाई थी। इसने अपने सिक्कों पर महाराज, महाराजाधिराज, महेश्वर तथा सर्वलोकेश्वर की उपाधियाँ अंकित करवाई। भीम खडपिसस शैव मत का अनुयायी था। किस मत का अनुयायी था? ये शैव मत का, मतलब शिव भक्त था, ये मान लो, या शिव में विश्वास रखता था। भीम खडपिसस के बाद कुषाण शासन की बागडोर कनिष्क ने संभाली। ये तो जो 10 साल तक की शासन किया इसने, 10 साल तक शासन करने के बाद जो आगे की बागडोर या आगे का जो कामकाज था वो किसने संभाला? कनिष्क ने। और कनिष्क इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा रहा है। कनिष्क इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा रहा है। कनिष्क भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। कनिष्क भारत के सर्वप्रथम प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है, क्योंकि कनिष्क, तो ये कनिष्क था भाई। और कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया। किसको राजधानी बनाया? पेशावर को। इसे क्या भी कहा जाता है? पुरुषपुर। कनिष्क, मैं थोड़ा कनिष्क का समझा देता हूँ आपको। कनिष्क, तो कनिष्क का क्या था भाई? ये 78 ईस्वी में बना और इसने पेशावर को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? ये पेशावर को। पेशावर को पुरुषपुर इसने नाम दिया। पुरुषपुर इसने क्या दिया? नाम दिया पेशावर को, ठीक है। पुरुषपुर इसने नाम दे दिया। इसके राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? जो इसने, ये तो प्रथम राजधानी थी, इसके बाद जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। कहाँ थी वो दूसरी राजधानी? मथुरा, ठीक है। और इसी ने शक संवत चालू किया था। शक संवत जो का प्रारंभ सन 78 ईस्वी में इसी ने चालू किया था, कनिष्क ने। और इसने कश्मीर विजय की थी, कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। इसका उल्लेख कहाँ पे? राज तरंगणी, कल्लण की, जो कल्लण ने राज तरंगणी लिखी थी ना, उसमें इसका अभिलेख है। उसमें इसका क्या है? अभिलेख है। जो कल्लण ने राज तरंगणी लिखी थी उसमें कश्मीर विजय का उल्लेख है। और कनिष्क ने कश्मीर को जीता और कनिष्कपुर नगर बसाया। कश्मीर को क्या नाम दिया? कनिष्कपुर। कनिष्क ने कश्मीर को जीता और कनिष्कपुर नगर बसाया। और ये बौद्ध धर्म को मानता था। भीम खडपिसस किस धर्म को मानता था? वो शैव धर्म को मानता था। शैव मत का अनुयायी था वो। और ये किसको मानता है? ये बौद्ध धर्म को मानता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो दो शाखा थी ना, हीन यान महायान, ये महायान शाखा का अनुयायी था, ठीक है। इसके में चौथी बौद्ध संगीति इसी ने आयोजित करवाई। और इसे द्वितीय अशोक भी कहते हैं। जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जब बात आती है तो इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक है। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके समय में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार कार्य हेतु कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार की जब बात आती है तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए द्वितीय अशोक भी कहा जाता है।
कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक वैज्ञानिक नागार्जुन थे। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से। किससे की जाती है नागार्जुन की तुलना? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर और भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था। शून्यवाद के व्याख्याकार नागार्जुन थे। शून्यवाद का व्याख्याकार कौन था? नागार्जुन। और शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी कि शून्य की खोज किसने की और शून्यवाद की जो व्याख्या किसने दी, वो नागार्जुन ने दी थी। कनिष्क का राज्यवेद, राजवेद कौन था? आयुर्वेद के महापंडित चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता का नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये भी मोस्ट बनता है अपने लिए क्वेश्चन की चरक संहिता किसने लिखी या राजवेद कौन था? महापंडित चरक था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। सबसे जो प्रसिद्ध शासक था कनिष्क था। इसने मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पश्चिम उत्तर भारत को भी अपने पश्चिम उत्तर भारत तक भी अपना विस्तार इसने किया था। मतलब अच्छा खासा विस्तार इसने जमाया था। और इसे कुषाण वंश का जो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय या सबसे वीर या सबसे ताकतवर जो राजा कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क को कहा जाता है। इसमें गांधार कला का, सारनाथ कला, मथुरा कला तथा अमरावती कला तक का विकास किया। सारनाथ कला, मथुरा कला और अमरावती कला का विकास किया। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गांधार कला का विस्तार सबसे ज़्यादा किसके युग में हुआ? तो कनिष्क के युग में। सारनाथ कला, मथुरा कला, अमरावती कला ये सब कनिष्क के युग में हुई। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। और ये आपको पूछा जाए कि भगवान बुद्ध का निर्माण था, वो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति का निर्माण था वो किसके शासन काल में होता? तो वो किसके शासन काल में हुआ था? ये कनिष्क के काल में हुआ था। और तथा इससे क्या कहते हैं, गांधार शैली से हुआ था। कनिष्क के बाद आया वाशिष्क के बाद आया हुविष्क और हुविष्क के बाद आया वासुदेव प्रथम। तो कनिष्क ही सबसे महत्वपूर्ण राजा बनता है और कनिष्क के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और तो स्थापना इनके बारे में पूछते तो स्थापना तो आपको भी याद है, ठीक है। वासुदेव प्रथम आया। वासुदेव प्रथम कुषाण वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? वासुदेव प्रथम, ठीक है। वासुदेव प्रथम अंतिम शासक था। वासुदेव प्रथम विष्णु तथा शिव का दोनों का उपासक था। विष्णु और शिव दोनों का उपासक कौन था? तो वो था वासुदेव प्रथम, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे को क्या क्वेश्चन है? गुप्त वंश। अब आ गया गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के बारे में अपन थोड़ा बहुत पहले समरी पढ़ लेते हैं कि गुप्त वंश क्या थे क्या नहीं थे। तो भाई जो गुप्त वंश थे, गुप्त वंश कौन था? ये होते थे कुषाणों के सामंत। कौन होते थे? जो कुषाण वंश था ना, उनके सामंत थे। कौन थे? सामंत, ठीक है। इनका उदय तीसरी सदी के अंत में कौशाम्बी में हुआ। प्रयाग के निकट जो कौशाम्बी है ना, उसमें इनका उदय हुआ तीसरी सदी। रुको, थर्ड सेंचुरी सदी, ठीक है। और श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। ये तो आपको भी याद है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। वो आगे आएगा पाल वंश, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। श्रीगुप्त संस्थापक था। श्रीगुप्त का उल्लेख कहाँ मिलता है? श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है आदिराज। आदिराज क्या था भाई? आदिराज था गुप्त वंश के। जो श्रीगुप्त का उल्लेख है वो गुप्त वंश के आदिराज के रूप में प्रभावती गुप्त के रूप में मिलता है। और आपको मैं बता दूं, श्रीगुप्त ने मगध के मृगशिकावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मगध के जो मृगशिकावन है ना, मृगशिकावन, उसमें एक मंदिर का निर्माण करवाया था। और वह निर्माण उसमें 24 गांवों को दान दिया था। 24 गांवों को दान में दिया था। उस निर्माण में 24 गांवों को इसने दान में दे दिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है थोड़े बहुत, ठीक है। तो गुप्त वंश क्या था? गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का शासनकाल 275 से 300 ईस्वी तक था। जो श्रीगुप्त का शासनकाल है वो 275 से 300 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और श्रीगुप्त का राज्यारोहण लगभग 295 ईस्वी में हुआ था। और ये 295 ईस्वी ये
SR गोयल के अनुसार बताया गया है कि 295 ईस्वी में इनका जो ये क्या कहते हैं राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कब राजगद्दी पर बैठा? 319वीं ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठा। और ये प्रथम मान सम्राट राजा था। भाई ये दोनों तो ऐसे ही फालतू राजा थे, इन्होंने कोई अच्छे वीरता वाले कार्य नहीं किए, और वीरता वाले कार्य करने वाले राजा को मान बताया गया है। ये प्रथम मान सम्राट था, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की सुकन्या कुमार देवी से शादी की। कुमार देवी से इसने शादी की, लिच्छवी कुल की सुकन्या से। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया, जिसका प्रथम वर्ष 26 फरवरी 320 से 15 मार्च 321 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। और कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया? शक संवत। और इन शक संवत और गुप्त संवत के बीच लगभग अंतर कितना था? 242 ईस्वी, 242 वर्ष का अंतर था भाई इन दोनों के बीच में। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के बाद संन्यास ले लिया। अब संन्यास तो ले लिया चंद्रगुप्त प्रथम, अब कौन बैठा गद्दी पर? समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका दरबारी कवि हरिसेन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के प्रशस्ति लेखक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है। जो हरिसेन का इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख था उसमें समुद्रगुप्त के विजय के अभियान थे ना, उसका उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त ने अपने विजय की उद्घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाया था? इसने अपने विजय की उद्घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कुछ अश्वमेध यज्ञ भी खुदा हुआ है। जो इसने सिक्के चलाए थे उन पे कहीं पे अश्वमेध यज्ञ के चिन्ह, अश्वमेध यज्ञ के चिन्ह, उससे पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त जो वीणा बजाते हुए इसका सिक्का, वीणा बजाते हुए इसको सिक्के पर दर्शाया गया है। यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के किसको सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा इसने जारी की। 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं। तो पहली थी गरुड़, और गरुड़ ही सबसे लोकप्रिय इसकी मुद्रा है, गरुड़। उसके बाद थी गरुड़ धनुर्धर, कौन सी थी? धनुर्धर। उसके बाद थी परशु। उसके बाद अश्वमेध। उसके बाद व्याघ्रहंता, वीणाशरण। कौन सी थी लास्ट? वीणाशरण। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त को कुछ उपहार भेजे। अब क्यों भेजे? क्योंकि बोध गया में इन्हें एक बौद्ध मंदिर बनवाना था। बोध गया में एक बौद्ध मंदिर इन्होंने बनवाना था। तो बोध गया में मंदिर बनवाने की अनुमति किससे लेते हैं? जो समुद्रगुप्त था ना, उससे लेते हैं। तो इनको एक उपहार भेजा गया। ठीक है, भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। 100 युद्धों का विजेता किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। उसके बाद रामगुप्त एक दुष्ट राजा था, मतलब रामगुप्त एक दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था। इसने शकों से बचने के लिए अपनी पत्नी को शकों को दान में दे दिया था, मतलब अपनी पत्नी को शकों के हवाले कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये शकों से बचना चाहता था। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की
हत्या कर दी और 375 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठ दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय प्राप्त कर सकारी कहलाने लगा। सकारी की उपाधि इसे कैसे मिली? जब ये शकों पर विजय प्राप्त कर लिया था तब इसे सकारी कहा जाने लगा चंद्रगुप्त को। और शक राज्य का अंत कर, जो शक राज्य का अंत किसने किया था? ये यहाँ पे गलत हो रहा है थोड़ा। शक राज्य का अंत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवरात तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न ने कि चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, तो देवरात तथा देवगुप्त। और तथा सकारी की उपाधि कैसे मिली? सकारी की उपाधि कैसे मिली? सकारी की उपाधि कैसे मिली? शकों को मारकर। ठीक है, शकों को मारकर सकारी की उपाधि ली। और देवगुप्त, देवराज, ये इसे खा जाने लगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। वो अपन ने उसमें वाकाटक वंश में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कि रुद्रसेन से इसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया और वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। और जो गुप्त वंश था ना, उसका उज्जैन पर बहुत अधिकार था। जो उज्जैन पर सर्वाधिक अधिकार गुप्त वंश ने कर रखा था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। तो आपको पता है कि जो मध्यकालीन सभ्यता है, जो मध्यकालीन सभ्यता जिसमें अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं, जो आगे पढ़ेंगे अपन दिल्ली सल्तनत, तो उस दिल्ली सल्तनत में अकबर के दरबार में नवरत्न होते हैं। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न, वहाँ पे नवरत्न कौन था? बीरबल, टोडरमल, खान ए खाना, मुल्ला दो प्याज, और भी कई थे, मान सिंह, और इधर से 5 तो हो गए, तानसेन, ऐसे कई नवरत्न थे। तो ऐसे इसके दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धनवंतरी, अमर सिंह और आदि भी मौजूद थे। तो ये तो मोस्ट है, कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धनवंतरी और धनवंतरी, एक सेकंड, धनवंतरी, वराहमिहिर। जो वराहमिहिर कौन था? नक्षत्र वैज्ञानिक था। नक्षत्र मतलब एस्ट्रोलॉजर। और जो कालिदास था वो कवि था। आर्यभट्ट कौन था? नक्षत्र वैज्ञानिक था ये भी। और ब्रह्मगुप्त कौन था? ये भी नक्षत्र वैज्ञानिक था। धनवंतरी चिकित्सक थे। और अमर सिंह चीनी यात्री। फाहियान किसके दरबार शासन काल में आए? ये भी मोस्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री आए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 415 ईस्वी में कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय राजगद्दी पर बैठे। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। अब कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। हेन सांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया है। क्या बताया? शक्रादित्य हेन सांग ने कुमारगुप्त का नाम बताया। कुमारगुप्त को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह, जो पुष्यमित्र अपन वंश पढ़ेंगे ना, पुष्यमित्र वंश, उस जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त ने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त ने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। थोड़ा खींच के ले रहे हैं क्योंकि आप इनके नोट्स बना लेना, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट्स साथ में बनाते हुए चलना। तो आपको क्या है कि ये डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा और आपको केवल एक रिवीजन करना है। फिर मैं इसे रैपिड फायर जो क्वेश्चन आएंगे ना अपने, उनमें मैं इसको कवर करता चलूँगा। उसके बाद स्कंदगुप्त, और मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको जो ज़रूरी है। जैसे कुमारगुप्त में 4 लाइन पढ़ाया हूँ, अब 4 लाइन को पढ़ाया हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, बहुत अथाह है, लेकिन आपको जो ज़रूरी है वो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आप टेलीग्राम से जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम में आप जाते हो, वहाँ से PDF ले लेते हो, लेकिन वहाँ के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि PDF डलते ही आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप तुरंत उस PDF को अपने पास रखो, उसको पढ़ो 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। एक सेकंड, 1 सेकंड, क्या इतना बोलने के बाद गला में थोड़ा वो हो जाता है, तो मैं पानी पी लेता हूँ। 1 सेकंड रुको आप।
अब चल रहा है अपने पास स्कंदगुप्त। गर्मी का टाइम है भाई अभी, इसलिए पानी पीना जरूरी होता है। स्कंदगुप्त कब राजगद्दी पर बैठा? 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठा। ये इंच नहीं है भाई, ये 455 ईस्वी है, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। राजगद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का भारत पर आक्रमण हुआ था। जो स्कंदगुप्त था ना शासनकाल में, उस टाइम पे जो हुणों का भारत पर आक्रमण हुआ था। गुप्त वंश का अंतिम सम्राट जो अंतिम महान सम्राट था ना, अंतिम महान सम्राट वो स्कंदगुप्त था। उसके बाद इतने खास और इतने प्रभावी जो गुप्त वंश में आगे सम्राट हुए वो इतने प्रभावी नहीं हुए। जो लास्ट महान जो शासक था वो स्कंदगुप्त था। उसके बाद 467 ईस्वी तक इसने शासन किया। 455 से 467 ईस्वी तक इसने शासन किया। 455 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था भाई ये, ठीक है। और 467 ईस्वी तक इसने शासन किया। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त कौन था मैं आपको बताता हूँ। पुरुगुप्त था इसका सौतेला भाई। पुरुगुप्त इसका सौतेला भाई था, और ये 467 ईस्वी में बैठा। उसके बाद पुरुगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी, ये आपको याद रखने के पॉइंट है, श्री विक्रम। मैं ऐसे बता रहा हूँ, इनको नोट्स में लाया नहीं हूँ, आप इनको लिख लेना। श्री विक्रम की उपाधि किसने धारण की थी? पुरुगुप्त ने। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। पुरुगुप्त कौन था? पुरुगुप्त की बात करें तो पुरुगुप्त था सौतेला भाई। किसका सौतेला भाई था? स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था पुरुगुप्त। और श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी। श्री विक्रम की उपाधि इसने धारण की थी। श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आया नरसिंहगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय के टाइम पर, और बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त, और बुद्धगुप्त के बाद वैन्यगुप्त के बाद भानुगुप्त, और भानुगुप्त के टाइम पर हुणों ने जो द्वितीय बार आक्रमण किया वो भानुगुप्त के टाइम पर किया। जो उन्होंने द्वितीय बार आक्रमण किसके टाइम पर किया? भानुगुप्त। किसके टाइम पर किया? भानुगुप्त, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब याद तो सभी कुछ करना पड़ेगा ना आपको, थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। जो पॉइंट है वो तो याद करने पड़ेंगे। ये पूछ लिया आपसे हुणों का जो पहला आक्रमण वो स्कंदगुप्त बता दोगे, और जो द्वितीय आक्रमण किसके टाइम पर हुआ? भानुगुप्त के टाइम पर। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय, और उसके बाद विष्णुगुप्त। कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त। और गुप्त काल में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो मंदिर निर्माण कला का जन्म था वो इसी काल में हुआ था, ठीक है। और गुप्त काल में जो कर लगाए जाते थे वो 18 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे? 18 प्रकार के कर लगाए जाते थे, 18 प्रकार के। और इसमें जो बड़ा बंदरगाह था वो ताम्रलिप्ति था। ताम्रलिप्ति तो कहाँ था? ये पूर्वी तट पर था। ये तो कहाँ था? पूर्वी तट पर। और पश्चिमी तट पर क्या था? कौन सा था पश्चिमी तट पर था बड़ोच। कौन सा था? बड़ोच। ये भी आपको याद रखने का पॉइंट है। यहाँ पे अपना गुप्त वंश समाप्त होता है। इसके बाद ये जो दोनों सिक्के हैं ना, ये कुषाण वंश के सिक्के हैं।
एक फ़ोटो पड़ी थी मेरे पास जो मैंने सोची मैं आपको दिखा दूँ, इसलिए मैंने ये दिखा दिया। ये कुषाण वंश के सिक्के थे, ठीक है। तो अपना आज कुषाण वंश और गुप्त वंश पूरा हो गया। अब इसके बाद अपने पास चलेगा पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश अपना चलेगा अगली क्लास में, पुष्यभूति वंश अपना चलेगा। तो थैंक यू आपको क्लास देखने के लिए, और इसके नोट्स में टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कीजिए। आप उसे पीडीएफ को देख लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास पीडीएफ डलते नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि पीडीएफ डलते ही आपके पास, जो क्लास डलते ही आपके पास तुरंत आ जाए। अभी मैं रिकॉर्ड पढ़ा रहा हूँ, फिर अगर आप लाइव भी पढ़ना चाहते हो तो मैं लाइव भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।